की शुरुआत में हम एक खानदान को कार में खुशी खुशी सफर करते हुए देखते हैं। वो इजिप्ट के असवान नाम की जगह पर होते हैं। माँ और बाप के साथ उनके 2 बेटे और एक बेटी होती है जिसका नाम लैला होता है। बाप और बच्चे खुशी से म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन माँ परेशान दिखाई देती है और गुस्से में म्यूजिक बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ लैला देखती है कि किसी ने उनकी पालतू चिड़िया को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। वो अपनी माँ को बताती है, जो चिड़िया को देखकर घबरा जाती है। माँ चिड़िया को उसके केज से बाहर निकालती है, अपने शौहर की तरफ देखती है और बच्चों से वहीं रुकने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपनी मुट्ठी में चिड़िया को कुचल देती है। फिर दोनों एक कमरे में जाते हैं जिसके बीच में एक छोटा पिरामिड रखा होता है और वो सेलर का दरवाजा खोलते हैं जो नीचे एक अंधेरे चैम्बर में जाता है। लैंप्स लेकर वो नीचे उतरते हैं जहाँ एक ब्लैक बासल्ट सर्कोफॉस रखा होता है। शौहर पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वक्त आ गया है और बीवी कहती है कि उन्हें चेक करना होगा। चेन्स और पुलिस की मदद से शौहर धीरे धीरे भारी सार्कोफेगस खोलता है। बीवी उससे कहती है कि बस इतना खोलो कि वो अंदर देख सके। जैसे ही एलाइड थोड़ा सा खुलता है, वो लैंप लेकर अंदर देखती है और एक मम्मी को लेटा हुआ पाती है। शौहर घबराकर पूछता है कि क्या वो जाग गई है, लेकिन तभी उसका लैंप बुझ जाता है। डरी हुई बीवी लाइटर से लैंप जलाने की कोशिश करती है, जबकि शौहर दोबारा पूछता है कि क्या वो जाग गई है। वो मुड़कर कहती है नहीं, लेकिन जैसे ही वापस अंदर देखती है, मम्मी अचानक उसके सामने आ जाती है। उसी पल चेन्स तेजी से शौहर के चेहरे पर आकर लगती है और उनमें से एक क्लॉ उसके जबड़े में फंस जाता है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बीवी सार्कोफेगस के अंदर से जोर जोर की धमाकों जैसी आवाजें सुनती है और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें इजिप्ट के कायरो में रहने वाले एक दूसरे खुशहाल खानदान से मिलवाया जाता है। इस खानदान का मुखिया चार्ली एक टीवी न्यूज रिपोर्टर और इन्वेस्टिगेटर होता है। उसकी हामिला बीवी लारिसा होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी केटी और एक बेटा सेबास्टियन। हमें यह भी पता चलता है कि चार्ली और केटी अक्सर मॉर्स कोड के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। एक दिन जब लारिसा काम पर होती है, तब चार्ली घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखता है। किसी बात से नाराज केटी अकेले बाग में खेलने चली जाती है। जैसे ही वो वहां बैठती है, बाघ की फेंस के बाहर से एक अजीब औरत उसे आवाज देती है। केटी सोचती है कि वो लैला है, लेकिन औरत कहती है कि वो लैला नहीं बल्कि उसकी माँ है। केटी पूछती है कि लैला कहाँ है, तो औरत कहती है कि वो बीमार है। वो ये भी कहती है कि लैला को केटी की दोस्त होना बहुत पसंद है। तभी हमें एहसास होता है कि ये वही औरत है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। केटी बताती है कि लैला ने कहा था कि वो एक मैजिशियन है और औरत तुरंत पूछती है कि क्या वो एक जादू देखना चाहती है। वो कुछ जादू दिखाती है जिससे केटी खुश हो जाती है। इसी दौरान घर के अंदर चार्ली फोन पर लरीसा से बात कर रहा होता है। तभी उसे डॉल हाउस के अंदर कई कैंडी रैपर्स छिपे हुए मिलते हैं। वो लरीसा से पूछता है कि क्या वो चुपके से केटी को टॉफियां दे रही थी, लेकिन लरीसा इससे इनकार कर देती है। सीन फिर बाहर आता है जहां औरत केटी को वही टॉफी देती है। टॉफी लेने के बाद केटी कहती है कि अब उसे जाना चाहिए, लेकिन औरत उसे रोक कर कहती है कि उसके पास उसके लिए एक और चीज है जो उसने अपने बाग में उगाई है और जो किसी भी टॉफी से ज्यादा मीठी है। फिर वो केटी को एक सेब देती है। घर के अंदर चार्ली सेबास्टियन से पूछता है कि क्या उसे टॉफियों के बारे में कुछ पता है, तो सेबास्टियन बताता है कि केटी की सीक्रेट फ्रेंड उसे देती थी और वो अक्सर बाग के आखिरी हिस्से में आती थी। इसी बीच केटी सेब ले लेती है और औरत उससे कहती है, उम्मीद है केटी तुम मुझे माफ कर दोगी। हैरान केटी पूछती है किस बात के लिए। औरत जवाब देती है, मेरे आखिरी जादू के लिए। इसके बाद वो एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अचानक सेब के अंदर से एक कीड़ा निकलता है और सीधा केटी के मुंह में चला जाता है। केटी का दम बुरी तरह घुटने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसी वक्त चार्ली बाग में दौड़कर आता है और केटी के खेलने वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां केटी गायब होती है और बाग की फेंस थोड़ी टूटी हुई मिलती है। घबराया हुआ चार्ली बाहर भागकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन केटी का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। तभी अचानक एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म शुरू हो जाता है। स्टॉर्म के बीच चार्ली एक औरत को एक छोटी बच्ची को उठाकर भागते हुए देखता है। वो पूरी कोशिश से उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तेज सैंडस्टॉर्म की वजह से औरत उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। स्टॉर्म चार्ली से टकराता है और वो घबराकर केटी का नाम चिल्लाने लगता है। इसके बाद सीन एक पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां चार्ली और लरिसा ऑफिसर जाकी से बात कर रहे होते हैं। ऑफिसर जाकी उनसे पूछताछ शुरू करती है और लरिसा बताती है कि उस वक्त वो काम पर थी, जबकि चार्ली घर पर बच्चों का ख्याल रख रहा था। चार्ली बताता है कि उसने केटी को आखिरी बार दोपहर 3 बजे देखा था। इसके बाद
लरीसा पुलिस वालों को वो टॉफियों के रैपर्स दिखाती है जो उन्हें केटी के डॉल हाउस में छिपे हुए मिले थे। तभी जाकी का सीनियर ऑफिसर अपनी जबान में उससे बात करते हुए शक जाहिर करता है कि शायद केटी के माँ बाप ने ही उसे मार दिया है, लेकिन चार्ली उनकी जबान समझता होता है और ये इल्जाम सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जाकी और उसके सीनियर ऑफिसर पर चिल्लाने लगता है और यहीं से सीन काला पड़ जाता है। इसके बाद कहानी पूरे 8 साल आगे बढ़ जाती है, लेकिन केटी अब तक लापता होती है। अब पूरा खानदान मेक्सिको में रह रहा होता है। हम देखते हैं कि लरीसा आज भी केटी को बहुत याद करती है। अब चार्ली और लरीसा की एक और बेटी भी है जिसका नाम मॉड है, जबकि लरीसा की माँ कार्मेन भी उन्हीं के साथ रहती है। रात के खाने के दौरान सेबास्टियन अपनी माँ को स्कूल की तरफ से यूरोप जाने वाली ट्रिप का मैसेज दिखाता है, लेकिन लरीसा उसे जाने की इजाजत नहीं देती। ये सुनकर सेबास्टियन नाराज हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ इस डर से उसे नहीं जाने दे रही क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं केटी नहीं हूँ। उसकी ये बात लरीसा के दिल पर लगती है और सेबास्टियन गुस्से में खाना छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह सीन इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट में पहुंच जाता है। वहाँ एक आदमी अपनी बाइसिकल चला रहा होता है कि अचानक उसकी चेन उतर जाती है, इसलिए वो रुककर उसे ठीक करने लगता है। तभी उसके पीछे एक प्लेन जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है और एहतियात से क्रैश वाली जगह की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर उसे जलता हुआ मलबा और एक लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आई बॉल पर पड़ती है। जब वो ऊपर देखता है तो एक लाश पेड़ से लटकी हुई होती है जिसके आंख के आर पार पेड़ की टहनी निकली हुई होती है। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन गिर पड़ता है। जैसे ही वो उठता है उसके सामने एक ब्लैक बसाल्ट सार्कोफेगस रखा होता है। प्लेन क्रैश की खबर फॉरेन अथॉरिटीज तक पहुंच जाती है और 2 आर्कियोलॉजिस्ट उस अजीब सार्कोफेगस की जांच करने पहुंचते हैं। वो बड़ी मुश्किल से उसका भारी ढक्कन उठाते हैं और अंदर एक ममी पाते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर लिपटी हुई पार्चमेंट की परतें हटाना शुरू करते हैं, उन्हें उन कपड़ों पर अजीब इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई दिखाई देती हैं। एक और परत हटाने पर उन्हें नीचे एक डरावना और शैतानी हाथ दिखाई देता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स उसकी तस्वीरें लेते हुए उसे खोलते रहते हैं। आखिरकार जब वो उसके चेहरे से सारी पट्टियां हटा देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ममी दरअसल एक कम उम्र की लड़की है जिसकी हालत बेहद खौफनाक होती है। तभी वो अचानक जोर से सांस लेती है और उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकल आता है। इसके बाद उसका पूरा जिस्म बुरी तरह फड़कने लगता है और वो चीखने लगती है। इसके बाद हम चार्ली को अपने खानदान के साथ वक्त बिताते हुए देखते हैं, जहां वो सब पिज्जा खाने जाते हैं और एक खुशनुमा दिन गुजार रहे होते हैं। तभी चार्ली के पास ब्राइस नाम के एक आदमी का फोन आता है जो कायरो में यूएस एम्बेसी का डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन होता है। ये सुनते ही चार्ली और लरीसा फौरन कार से बाहर निकल जाते हैं। ब्राइस उन्हें बताता है कि केटी जिंदा मिल गई है। ये सुनकर चार्ली और लरीसा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो फौरन केटी से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन उससे मिलने से पहले एक डॉक्टर उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है। डॉक्टर बताता है कि केटी को उसकी स्किन पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है जो शायद कई साल तक धूप न मिलने और बेहद कमजोर ग़िज़ा की वजह से हुआ है। वो ये भी बताता है कि केटी एक गहरी कैटेटोनिक स्टेट में फंसी हुई है जिसकी वजह से उसके जिस्म में अचानक तेज हरकतें होती हैं, वो अजीब आवाजें निकालती है और उसके जिस्म में गैर मामूली झटके आते रहते हैं। डॉक्टर कहता है कि उसे लगातार भारी सेडेशन दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उसकी तकलीफ कम नहीं हुई, इसीलिए उन्हें उसके साथ बहुत सुकून और नरमी से पेश आना होगा। इसके बाद डॉक्टर दरवाजा खोलता है और पूरे 8 साल बाद चार्ली और लारिसा आखिरकार केटी से मिलते हैं। उसके पास बैठकर दोनों उसकी बदली हुई हालत देखकर सदमे में आ जाते हैं। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केटी कोई जवाब नहीं देती। चार्ली उसके चेहरे पर पड़े जख्मों के निशान देखता है तो डॉक्टर बताता है कि ये सारे जख्म उसने खुद अपने आप को पहुंचाए हैं। लरीसा प्यार से केटी का हाथ पकड़ती है और उसकी धड़कन सुनती है, जबकि डॉक्टर कहता है कि शायद घर का माहौल ही उसे इस हालत से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा मदद कर सके। तभी अचानक केटी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। चार्ली उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन केटी अचानक चार्ली और लरीसा दोनों के हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है और हांफने लगती है। यहीं पर सीन बदल जाता है। इसके बाद हम ऑफिसर जकी को चार्ली और लारिसा को उस सर्कोफॉग की तस्वीरें दिखाते हुए देखते हैं जो क्रैशड प्लेन के पास मिला था। वो बताती है कि ये एक ब्लैक बसाल्ट सार्कोफेगस है जिसकी उम्र तकरीबन 2 से 3 हजार साल मानी जाती है और जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त केटी को इसी के अंदर ले जाया जा रहा था। ये सुनकर चार्ली हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर उसकी बेटी 3000 साल पुराने सार्कोफेगस के अंदर क्या कर रही थी। जकी बताती है कि अगर किसी को मुल्क के अंदर किसी चीज या किसी इंसान की तस्करी करनी हो और किसी का ध्यान भी न जाए तो उसे ऐतिहासिक चीजों के अंदर छिपाकर ले जाना सबसे आसान तरीकों में से एक होता है। चार्ली तल्ख लहजे में उसे याद दिलाता है कि 8 साल पहले पुलिस ने उसी पर अपनी बेटी को गायब करने का शक किया था। जाकी जवाब देती है कि वो उसके सीनियर ऑफिसर की राय थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद चार्ली पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को ले जाने वाले लोगों को ढूंढने का काम अपने सीनियर ऑफिसर से बेहतर कर पाएगी। जाकी पूरे यकीन के साथ कहती है कि वो जरूर करेगी। अगले सीन में चार्ली और लरीसा केटी को अपने घर ले आते हैं। मॉड, कार्मेन और सेबास्टियन पहली बार केटी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसकी
हालत देखते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाती है। चार्ली और लैरिसा बड़ी मुश्किल से केटी को ऊपर उसके कमरे तक ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। मॉड मुस्कुराते हुए अपना तारुफ केटी से करवाती है, जबकि कार्मेन उसके लिए दुआ करना शुरू कर देती है। केटी फौरन कार्मेन की तरफ देखने लगती है और साफ महसूस होता है कि उसे ये दुआ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कार्मेन प्यार से उसके माथे को चूमती है, लेकिन जैसे ही वो आमीन कहती है, केटी अचानक अपने सिर से जोरदार टक्कर मारती है, जिससे कार्मेन के चेहरे से खून निकलने लगता है। इसके बाद केटी का पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। फिर वो अचानक जोर से सांस लेती है और बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद फिर से बेकाबू होकर तड़पने लगती है। चार्ली उसे पकड़कर काबू में करने की कोशिश करता है, जबकि लरिसा उसे सेडेटिव का इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद जाकर केटी शांत होती है। उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब मॉड को किसी चीज के टकराने जैसी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें लगातार आती रहती हैं, इसलिए वो सेबास्टियन को जगा देती है और उसे सब बताती है। पहले तो सेबास्टियन कहता है कि शायद बाहर कॉयोटीज होंगे, लेकिन तभी वही आवाज दोबारा सुनाई देती है और दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई घर की दीवारों के अंदर बने सर्विस कॉरिडोर में दौड़ रहा हो। उसी वक्त चार्ली ऊपर आता है और देखता है कि केटी अपने बिस्तर पर नहीं है। वो घबराकर लरिसा से पूछता है कि केटी कहाँ है। दूसरी तरफ सेबास्टियन अपनी हिफाजत के लिए बेसबॉल बैट उठा लेता है, क्योंकि सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। सेबास्टियन धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब जाता है, लेकिन तभी उसके माँ बाप कमरे में आ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि दीवारों के अंदर कुछ चल रहा है। लरिसा सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, तभी केटी अचानक उसके पास से भागती हुई निकल जाती है और सब डर जाते हैं। लरिसा अंधेरे कॉरिडोर में उसके पीछे जाती है, जहाँ उसे केटी दूर एक कोने में बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल केटी दौड़ पड़ती है और लरिसा उसके पीछे भागती है। केटी इतनी गैर मामूली रफ्तार से दौड़ती है कि लरिसा चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाती। दूसरी तरफ चार्ली कॉरिडोर के दूसरे सिरे से अंदर आता है ताकि केटी को घेर सके, लेकिन उसके सामने केटी की बजाय लरिसा निकल आती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे केटी मिली, तो लरिसा ना में जवाब देती है। तभी दोनों की नजर पास पड़े एक स्कॉर्पियन पर पड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, केटी अचानक स्कॉर्पियन उठा लेती है और अपने माँ बाप के सामने ही उसे खाना शुरू कर देती है। सेबेस्टियन ये सब देखकर दहशत में आ जाता है। बहुत मुश्किल से चार्ली और लारिसा केटी को पकड़ पाते हैं और फिर उसे उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर बाद केटी के मुंह से हरे रंग का बहुत सारा गाढ़ा तरल बाहर निकलता है। अगली सुबह लरिसा और कार्मेन मिलकर केटी को साफ कर रही होती हैं और उसके बाल संवार रही होती हैं। तभी लरिसा की नजर केटी के पैरों पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके पैरों के नाखून बहुत ज्यादा लंबे और बेहद सख्त हो चुके हैं। वो उन्हें काटना शुरू करती है, लेकिन उनकी सख्ती की वजह से उसे काफी मुश्किल होती है। जैसे ही लरिसा केटी के पैर का अंगूठे वाला नाखून काटती है, उसी के साथ उसके पैर की खाल भी उखड़ जाती है। ये देखकर लरिसा और कार्मेन दोनों बुरी तरह घबरा जाती हैं, क्योंकि केटी की टांग की कुछ खाल भी उसके साथ निकल आती है। दूसरी तरफ चार्ली केटी के कमरे के अंदर बने सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा बंद कर रहा होता है कि तभी उसे एक बहुत तेज बदबू महसूस होती है। वो हैरान होकर फर्श पर बिछा हुआ रग हटाकर देखता है तो उसके नीचे कोई अजीब सा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। तभी अचानक उसे लरिसा की चीख सुनाई देती है और वो फौरन उसकी तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि केटी ने लरिसा और कार्मेन दोनों पर हमला कर दिया है और फिर भाग गई है। चार्ली तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है और देखता है कि केटी बेहद तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। अगले ही पल उसे ऊपर से केटी फिर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही केटी उसे देखती है वो तुरंत गायब हो जाती है। तभी चार्ली को घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है और दीवार पर खून से बना हुआ एक हाथ का निशान देखता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पीछे केटी दिखाई देती है, जो लोहे की एक रॉड से अपनी ही टांग को बेरहमी से फाड़ रही होती है। इसके बाद सीन बदल जाता है, जहाँ लारिसा केटी के जख्मों पर पट्टी बांध रही होती है। उसी दौरान चार्ली कहता है कि शायद अब उन्हें केटी के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़े, क्योंकि उसका बर्ताव घर में सबके लिए खतरनाक होता जा रहा है। लरिसा इसका विरोध करती है और कहती है कि केटी अपने घर में ही सबसे ज्यादा महफूज है और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी थी। चार्ली कहता है कि जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि केटी के साथ आखिर हुआ क्या था, तब तक वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। धीरे धीरे दोनों की बहस निजी इल्जामों तक पहुंच जाती है। लारिसा केटी के अगवा होने का जिम्मेदार चार्ली को ठहराती है, जबकि चार्ली कहता है कि अगर लारिसा ने बाग के पास आने वाली केटी की सीक्रेट फ्रेंड पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। दिल टूटने और गुस्से में लारिसा सीधे केटी के कमरे में जाती है। वो केटी से रोते हुए कुछ बोलने की गुजारिश करती है, लेकिन केटी खामोश रहती है। आखिरकार लारिसा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन केटी बिना कोई एहसास दिखाए अचानक उसके मुंह पर थूक देती है। कुछ देर बाद चार्ली केटी की गिरी हुई व्हील चेयर उठाता है तो उसकी नजर उसके पहियों में फंसी उसी पार्चमेंट पर पड़ती है जो पहले केटी की उखड़ी हुई खाल के साथ निकली थी। वो उसे निकालकर उसकी कई परतें अलग करता है और देखता है कि उन पर किसी प्राचीन जबान में कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब जानने के लिए चार्ली एल्बुकर्की के एक कम्युनिटी कॉलेज में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर बिकलर से मिलने जाता है। चार्ली उसे बताता है कि वो एक न्यूज चैनल के लिए काम करता है और इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स पर रिसर्च कर रहा है। फिर वो
प्रोफेसर को केटी की खाल से निकली उन परतों की तस्वीरें दिखाता है। प्रोफेसर बिक्सलर बताता है कि ये लिखावट हायरेटिक है, जो एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पहली कर्सिव स्क्रिप्ट मानी जाती है। वो चार्ली से पूछता है कि ये उसे कहां से मिली, लेकिन चार्ली जवाब देने के बजाय उससे कहता है कि क्या वो इन्हें पढ़ सकता है। उसी रात चार्ली केटी के कमरे में उसके पास बैठा होता है। केटी लगातार अपने दांत किटकिटा रही होती है। चार्ली उसके करीब बैठकर रोने लगता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि केटी के दांतों की आवाज किसी तय पैटर्न में आ रही है। उसे समझ आता है कि केटी दरअसल मोर्स कोड के जरिए उससे बात करने की कोशिश कर रही है। चार्ली तुरंत कागज और पेन उठाकर उन सिग्नल्स को लिखना शुरू कर देता है, जबकि केटी लगातार अपने दांतों से वही पैटर्न दोहराती रहती है। इसके बाद चार्ली केटी का पुराना ट्रंक निकालता है, जिसमें उसकी पुरानी चीजें रखी होती हैं। उसमें उसे मोर्स कोड की एक गाइड बुक मिलती है, जिसकी मदद से वो समझ जाता है कि केटी बार बार सिर्फ एक ही नाम बता रही थी, लैला। ये पता चलते ही चार्ली फौरन ऑफिसर जकी को इसकी खबर देता है। ऑफिसर जकी चार्ली से पूछती है कि क्या केटी के गायब होने के बाद लैला नाम की किसी लड़की ने कभी उनके खानदान से मिलने या उनसे राब्ता करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही चार्ली फौरन एक बड़ा सा ट्रंक खोलता है, जिसमें केटी के गायब होने के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से भेजे गए ढेर सारे पोस्ट कार्ड्स और खत रखे हुए होते हैं। दूसरी तरफ मॉड रात के अंधेरे में घबराते हुए बाथरूम जाती है। वापस आते वक्त उसे केटी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो धीरे धीरे गाना गाने लगती है। तजस्सुस में मॉड केटी के कमरे के दरवाजे से कान लगाकर पूछती है, केटी क्या तुम गाना गा रही हो? केटी जवाब देती है, हाँ, और अब मैं बात भी कर सकती हूँ। मॉड कहती है कि उसे माँ को बुलाना चाहिए, लेकिन केटी उसे रोकते हुए कहती है कि वो इसे एक सरप्राइज बनाना चाहती है। फिर वो कहती है कि पूरे खानदान में मॉड उसे सबसे ज्यादा पसंद है। मॉड हैरानी से कहती है, लेकिन तुम तो मुझे जानती भी नहीं। केटी जवाब देती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, यहाँ तक कि ये भी कि तुम्हारे छोटे छोटे पैर कितने स्वादिष्ट हैं। तभी बंद दरवाजे के नीचे से एक लंबी जीभ बाहर निकलती है और मॉड के पैरों को छूती है। ये देखकर मॉड बुरी तरह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन केटी एक शैतानी आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे मॉड वहीं रुक जाती है और हवा में उठने लगती है। मॉड हांफती है और अगले ही पल जोर से दरवाजे से टकराकर जा गिरती है, जबकि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। इसके बाद सीन फिर चार्ली की तरफ लौटता है, जहां आखिरकार उसे एक ऐसा एनवलप मिल जाता है जिस पर वही निशान बना होता है जो केटी को फंसाने वाली टॉफी के रैपर पर था। वो पोस्ट कार्ड लैला खलील नाम की एक लड़की ने भेजा होता है, जिस पर लिखा होता है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं नहीं चाहती थी कि केटी के साथ ऐसा हो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। चार्ली ये पोस्ट कार्ड ऑफिसर जाकी को दिखाता है, जिसके बाद जाकी फौरन लैला खलील को ढूंढना शुरू कर देती है। अपने एक साथी की मदद से जाकी उस जगह का पता लगा लेती है जहां से ये पोस्ट कार्ड भेजा गया था और अकेली ही वहां जाने का फैसला करती है। इसके बाद सीन बदलकर चार्ली और प्रोफेसर बिक्सलर की दूसरी मुलाकात पर पहुंच जाता है। प्रोफेसर बिक्सलर बताता है कि उन इंस्क्रिप्शंस का ताल्लुक किसी तरह के सेरेमोनियल बाइंडिंग्स से है। वो कहता है कि केटी की खाल से निकली परतों में एक शब्द बार बार दोहराया गया है, नाज़मारानियन। चार्ली पूछता है कि आखिर नाज़मारानियन का मतलब क्या है। इसका जवाब देने के लिए प्रोफेसर बिक्सलर उसे अल अजहर यूनिवर्सिटी में एंशिएंट इजिप्शियन डिमोनोलॉजी पर हुई एक इंटरनेशनल लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनाता है। रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि नाज़मारानियन एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक ताकत थी जिससे लोग उस जमाने से डरते थे जब डर के लिए कोई लफ्ज भी मौजूद नहीं था। वो जिंदा लोगों के बीच साए की तरह घूमती थी और बाप को बेटे के खिलाफ कर देती थी, जबकि माओं को अपने ही बच्चों को दफनाने पर मजबूर कर देती थी। उसे खानदानों का बर्बाद करने वाला माना जाता था, क्योंकि वो रूह की बीमारी की तरह फैलती थी और जहां कभी मोहब्बत होती थी वहां शक और बेरहमी पैदा कर देती थी। उसकी वजह से पूरे इलाके तबाह हो गए थे, यहाँ तक कि तकरीबन 2000 बीसी के आसपास अचानक उसके बारे में सारे रिकॉर्ड गायब हो गए। आखिरी अफवाह ये थी कि या तो किसी प्राचीन रस्म के जरिए उस शैतान को कैद कर दिया गया था या फिर वो खुद ही हमेशा के लिए गायब हो गया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद प्रोफेसर बिक्सलर चार्ली को बताता है कि जो बाइंडिंग्स उसे मिली हैं उन पर ऐसे हिफाजती अल्फाज लिखे गए हैं जिनका मकसद उस पुराने शैतान को रोके रखना था। ये सुनते ही चार्ली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद नाज़मारियन किसी तरह केटी के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ शैतान के असर में आकर मौद अपने स्कूल टीचर को गंदी गालियां देने लगती है और ये देखकर केटी मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में ऑफिसर जकी आखिरकार लैला खलील के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब वो देखती है कि एक दरवाजा खुला हुआ है तो एहतियात से घर के अंदर दाखिल हो जाती है और चारों तरफ तलाश शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे कमरे तक पहुंचती है जिसके बीच में एक छोटा पिरामिड रखा होता है। तभी उसका पैर एक चेन से टकराता है और जैसे ही वो उसे खींचती है, फर्श के नीचे छिपा हुआ एक सेलार खुल जाता है। ठीक उसी वक्त लैला की माँ घर वापस आ जाती है। ऑफिसर जकी नीचे उतरकर उसी जमीन के नीचे बने चैम्बर में पहुंचती है जहां मूवी की शुरुआत में लैला के माँ बाप उस मम्मी को छिपाकर रखते हुए दिखाई दिए थे। कुछ देर बाद जाकी वापस ऊपर आती है तो देखती है कि लैला की माँ दूसरे कमरे में खड़ी उस पर बंदूक ताने हुए है। जाकी उसे हथियार डालने का हुक्म देती है, लेकिन वो औरत अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, जैसे
जैसे उस पर हमला करने वाली हो। मजबूर होकर जाकी उसे गोली मार देती है। जाकी बार बार पूछती है कि उन्होंने केटी के साथ क्या किया और उसे क्यों अगवा किया। तभी घर के बाहर एक छोटी लड़की आती है, लेकिन जैसे ही वो झकी को अंदर देखती है घबराकर भागने लगती है। झकी उसके पीछे दौड़ते हुए उसे रुकने के लिए आवाज देती है। भागते भागते वो लड़की एक जगह पहुंचती है और जमीन को अपने हाथों से पागलों की तरह खोदना शुरू कर देती है। जाकी उसे दोबारा चेतावनी देती है और हवा में एक गोली भी चलाती है। डरी हुई लड़की खुदाई रोक देती है और अपने हाथों में एक छोटा सा डिब्बा उठाकर बाहर निकालती है। जाकी उसे डिब्बा जमीन पर रखने का हुक्म देती है। लड़की उसकी बात मान लेती है। जब जाकी एहतियात से डिब्बा खोलती है तो उसके अंदर उसे केटी नाम की एक वीसीआर कैसेट मिलती है। इसके बाद लड़की इशारों से बताती है कि वही लैला खलील है। इसके बाद सीन बदलकर केटी के कमरे में पहुंच जाता है, जहां कारमेन उसके पास बैठकर दुआ कर रही होती है। दूसरी तरफ चार्ली मॉड और सेबास्टियन को स्कूल से वापस घर ला रहा होता है, क्योंकि मॉड ने अपनी टीचर को गंदी गालियां दी थी, जिसकी वजह से उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। अब मॉड का बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था और पूरे रास्ते वो लगातार गंदी गालियां बड़बड़ाती रहती है। उधर केटी के कमरे में कारमेन अब भी उसके पास बैठकर दुआ कर रही होती है कि तभी केटी अचानक उसके हाथ पर जोर से काट लेती है और कहती है, मैं तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर सकती हूँ। कारमेन उसे लात मारकर खुद से दूर करती है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अगले ही पल केटी की आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जैसे ही कारमेन पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी केटी की व्हील चेयर अपने आप चलने लगती है और कुछ ही लम्हों बाद केटी उसके पीछे दिखाई देती है। वो कारमेन को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, जिससे उसके नकली दांत बाहर निकल आते हैं। कारमेन उठने की कोशिश करती है, लेकिन केटी डरावनी हंसी हंसने लगती है। उसी दौरान कारमेन के गले में पहना हुआ क्रूसिफिक्स अपने आप हिलने लगता है और उसके गले में कसकर लिपट जाता है। वो उसका गला घोंटते हुए उसे हवा में उठा देता है। केटी बड़े सुकून से कहती है, फिक्र मत करो ग्रैंडमा, मर जाना भी मजेदार होता है। इसके बाद वो उसकी तरफ फूंक मारती है, जिससे कारमेन खिड़की तोड़ते हुए नीचे चार्ली की कार पर जा गिरती है। चार्ली और सेबास्टियन ये सब देखकर दहशत में आ जाते हैं, जबकि मॉड सिर्फ हंसती रहती है। कुछ ही देर बाद लरिसा दौड़ती हुई कमरे में पहुंचती है और देखती है कि केटी टूटी हुई खिड़की के पास आराम से सो रही है। घर के बाहर कई कॉयोटीज कारमेन की लाश के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और लरिसा खौफ से देखती रह जाती है कि वो उसकी लाश को नोच नोच कर खाने लगते हैं, जबकि उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज रही होती हैं। इसके बाद सीन ऑफिसर जक्की की तरफ चला जाता है, जो केटी नाम वाली वीसीआर कैसेट देख रही होती है। शुरुआत में रिकॉर्डिंग में लैला की माँ कुछ कहती हुई दिखाई देती है, लेकिन आवाज नहीं आती। जाकी रिमोट उठाकर वॉल्यूम बढ़ाती है तो उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है, एक मासूम बच्चा सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसका जिस्म सबसे लंबे समय तक टिकता है, लेकिन कोई भी जिंदा इंसान चलेगा। इसके बाद वो एक खौफनाक रस्म शुरू कर देती है, जिसे देखकर जाकी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन बदलकर ऑफिसर जकी और लीला की मुलाकात पर आ जाता है। जकी गुस्से में उससे पूछती है कि उस कैसेट में आखिर क्या हो रहा था और उसे सच सच बताने के लिए कहती है, लेकिन लैला उसे दिखाती है कि उसकी जबान काट दी गई है। जाकी पूछती है कि क्या ये उसकी माँ ने किया था, तो लैला हाँ में सिर हिलाती है। लैला बताती है कि उसने एक बार सच बताने की कोशिश की थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे ये सजा दी। जब जाकी उससे पूछती है कि आखिर सच क्या है, तो लैला बताती है कि केटी को कभी भी उस डिब्बे से बाहर निकालना ही नहीं था। उनके पूरे इलाके में जल्द ही पानी भरने वाला था, इसलिए उसके भाई के पास उस डिब्बे को दूसरी जगह ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उससे पहले उस डिब्बे को कभी अपनी जगह से नहीं हटाया गया था और उसे ले जाने के कुछ ही समय बाद उसके भाई का प्लेन क्रैश हो गया। इसके बाद लैला जाकी से लिखने के लिए कुछ मांगती है और जल्दी जल्दी एक कागज पर कुछ लिख देती है। जैसे ही जाकी वो संदेश पढ़ती है, वो फौरन चार्ली को फोन मिलाती है, लेकिन चार्ली उसका फोन नहीं उठाता। अगले सीन में कारमेन की वेक सेरेमोनी चल रही होती है। दूसरी तरफ मॉड का अजीब बर्ताव लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वो छत की तरफ घूरती रहती है, फिर अपने मुंह से एक दांत उखाड़कर मेहमानों के खाने पर खून थूक देती है। इसी दौरान चार्ली केटी के कमरे के बाहर बैठा होता है कि सेबास्टियन उसे बुलाने आ जाता है। चार्ली लरिसा के पास जाकर कहता है कि फिलहाल केटी शांत है और सेबास्टियन उसके कमरे के बाहर खड़ा है। लरिसा रोते हुए चार्ली से कहती है कि अब वो केटी को इस घर में नहीं रखना चाहती। उसी वक्त सेबास्टियन को केटी के कमरे के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो डरते डरते दरवाजे के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वापस मुड़ने लगता है, केटी अंदर से बहुत प्यार से उसे आवाज देती है और रुकने के लिए कहती है। फिर वो बड़े मासूम अंदाज में कहती है कि उसे बाहर निकाल दो, ताकि वो नीचे चल रही सेरेमोनी में सबके साथ शामिल हो सके। सेबास्टियन डरकर अपने कमरे में भाग जाता है और हेडफोन्स पहन लेता है, लेकिन इसके बावजूद केटी उसे परेशान करती रहती है। वो सेबास्टियन को ताने देती है और कहती है कि जो कुछ भी उसके साथ और उनकी नानी के साथ हुआ, उसका जिम्मेदार वही है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मौद अपने सारे दांत उखाड़ चुकी होती है। वो धीरे धीरे छत की तरफ देखती है, तभी ऊपर से केटी छत तोड़ते हुए नीचे आने लगती है। ये देखकर मौद मुस्कुरा देती है। इसके बाद वो कारमेन की लाश के पास जाती है और उसके मुंह से एक धागा खींचकर उसके नकली दांत बाहर निकाल लेती है। फिर मौड अपने माँ बाप के पास आती है, ऊपर देखती है और कारमेन के नकली दांत पहनकर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ केटी पूरी तरह छत तोड़कर हॉल के अंदर आ जाती है और छत से चिपक कर रेंगने लगती है। तभी मौड
अचानक एक मेहमान पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन का एक बड़ा टुकड़ा काटकर अलग कर देती है। चार्ली और लैरिसा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी पल केटी सीधे कार्मेन के ताबूत में कूद जाती है। लैरिसा ताबूत को हिलता हुआ देखती है और उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर झांकती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि केटी कार्मेन की गर्दन को नोच नोच कर खा रही होती है। हाथापाई के दौरान ताबूत पलट जाता है और केटी फर्श पर गिरे कार्मेन के खून को चाटना शुरू कर देती है। इसके बाद रात हो जाती है। केटी को उसकी व्हीलचेयर से कसकर बांध दिया जाता है, जबकि चार्ली पूरी रात उसके कमरे में बैठकर उस पर नजर रखता है। केटी अपनी जगह बैठी अजीब अजीब झटके मार रही होती है और तभी पता चलता है कि वो दूर बैठे सेबास्टियन को अपने काबू में किए हुए है। सेबास्टियन अपने ही बिस्तर पर बार बार अपना सिर मार रहा होता है और डरावनी हंसी हंस रहा होता है। तभी ऑफिसर जाकी घर पहुंच जाती है। उसी पल केटी अपनी व्हीलचेयर समेत हवा में उठ जाती है और पूरी ताकत से जमीन पर आ गिरती है, जिससे चार्ली बुरी तरह डर जाता है। लैरिसा दरवाजा खोलती है तो जाकी उन्हें बताती है कि केटी नाम वाली वीसीआर कैसेट में वो सब कुछ मौजूद है जो केटी के साथ हुआ था। इसके बाद जाकी वो कैसेट चलाती है और उसमें लैला की माँ जो कुछ कह रही होती है उसका तर्जुमा करना शुरू कर देती है। जाकी तर्जुमा करते हुए बताती है कि केटी को उसी औरत ने अगवा किया था। फिर वो रिकॉर्डिंग में कही गई बातें पढ़ना शुरू करती है। अंधेरी निशानियां एक बार फिर दिखाई देने लगी हैं, जो हमें खबर दे रही हैं कि अब हमारे पुरखों के राज को दोबारा कैद रखने का वक्त आ गया है। ये 82वीं ममिफिकेशन रिचुअल होगी और खानदान की सबसे बड़ी औलाद होने की वजह से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नाज़मा रानियन की बुराई से अपने खानदान की हिफाजत करूं। मैं ये गवाही छोड़कर जा रही हूं ताकि आने वाले सालों में तुम्हारी औलाद भी जान सके कि जब उनका वक्त आए तो उन्हें इस शैतान को एक पुराने जिस्म से निकालकर नए तैयार किए गए जिस्म में कैसे भेजना है। इसके लिए एक मासूम बच्चा सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसका जिस्म सबसे ज्यादा वक्त तक टिकता है, लेकिन कोई भी जिंदा इंसान चलेगा। इसके बाद रिचुअल शुरू हो जाती है। वीडियो में कई नकाबपोश लोग उसी कमरे में खड़े दिखाई देते हैं, जबकि लैला की माँ सफेद कपड़े के नीचे लेटी केटी को बाहर निकालती है। केटी रोते हुए उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रही होती है और अपनी बेटी की ये हालत देखकर चार्ली और लैरिसा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग में उस मम्मी को दिखाया जाता है जिसके अंदर उस शैतान की रूह मौजूद होती है। नकाबपोश लोग केटी को पकड़कर जबरदस्ती उस मम्मी के ऊपर लिटा देते हैं। फिर लैला की माँ खुद भी एक नकाब पहन लेती है और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिसे जकी ध्यान से याद कर लेती है। दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में केटी अपने भाई सेबास्टियन को अपने काबू में कर लेती है और उससे अपने कमरे की छोटी सी दीवार तोड़वा देती है। इसके बाद सेबास्टियन केटी के जिस्म पर लिपटी हुई उन तमाम पवित्र पट्टियों को उतारना शुरू कर देता है जिन पर हिफाजती लिखावट मौजूद होती है। केटी भी खुद अपने जिस्म से वो पट्टियां नोच कर उतारने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे वो पवित्र पट्टियां हटती जाती हैं, वैसे वैसे शैतान और ज्यादा ताकतवर होता जाता है। अब साफ हो जाता है कि यही पवित्र पट्टियां इतने सालों से नाज़मा रानियन को कैद किए हुए थी। दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग में मम्मी अचानक हरकत करना शुरू कर देती है और उसके मुंह से एक काला गाढ़ा तरल निकलकर केटी के मुंह में चला जाता है। इसी के साथ शैतान केटी के जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसके बाद लैला की माँ केटी के पूरे जिस्म पर फिर से पवित्र लिखावट वाली पट्टियां लपेट देती है और उसे सार्कोफेगस के अंदर बंद कर देती है। उस कल्ट का इरादा केटी को उसी सार्कोफेगस के अंदर जिंदा रखने का था ताकि वो वहीं बुढ़ापे से मर जाए, लेकिन प्लेन क्रैश ने उनका पूरा रिचुअल बर्बाद कर दिया। ये खौफनाक रिकॉर्डिंग देखने के बाद चार्ली और लैरिसा पूरी तरह टूट जाते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही लैरिसा खामोशी से उठती है और केटी के कमरे की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ अब तक केटी अपने जिस्म से आखिरी पवित्र पट्टी भी उतार चुकी होती है। लैरिसा उसके कमरे का दरवाजा खोलना शुरू करती है। उसी दौरान नीचे रखे ताबूत में कार्मेन की लाश अचानक हरकत करने लगती है और उठकर बैठ जाती है। जाकी देखती है कि चार्ली सदमे में इस कदर डूब चुका है कि उसे अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती। वो फौरन ऊपर भागती है ताकि लैरिसा की मदद कर सके। तभी बाहर एक भयानक सैंडस्टॉर्म शुरू हो जाता है। कमरे के अंदर केटी का जिस्म एक डरावनी शक्ल में बदलने लगता है और वो हवा में उठ जाती है। दूसरी तरफ नीचे अचानक टेलीविजन अपने आप बंद हो जाता है, जिससे चार्ली का ध्यान टूटता है। तभी वो डाइनिंग टेबल के पीछे कार्मेन की रूह को एक शैतानी रूप में बैठा हुआ देखता है, जो उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त ऊपर से लैरिसा चीखते हुए चार्ली को आवाज देती है और वो भागकर ऊपर पहुंच जाता है। केटी के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और केटी हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। अगले ही पल वो जमीन पर गिरती है और सीधा चार्ली पर झपट पड़ती है। वो उसके गले को बुरी तरह नोच डालती है। इसके बाद वो जाकी को जोर से धक्का मारती है, जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है और फिर केटी लैरिसा पर हमला कर देती है। कुछ ही लम्हों बाद केटी दोबारा चार्ली पर टूट पड़ती है और बार बार अपने सिर से उस पर जोरदार वार करने लगती है। लैरिसा भागकर सेडेटिव का इंजेक्शन उठाने जाती है, लेकिन सेबास्टियन, जो अब पूरी तरह शैतान के काबू में आ चुका होता है, उसे रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ केटी चार्ली का गला दबाने लगती है, लेकिन चार्ली पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर फेंक देता है। तभी केटी अचानक रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी रुलाई एक डरावनी हंसी में बदल जाती है। वो चार्ली से कहती है, तुम्हारी बेटी के जिस्म के अंदर मुझे बिल्कुल आराम नहीं है। इतना कहकर वो रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जख्मी चार्ली किसी तरह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन केटी लगातार उसका पीछा करती रहती है और कहती है,
तुम अपनी बेटी को कभी वापस नहीं पा सकोगे, अब उसका बाप मैं हूँ। ये सुनकर चार्ली गुस्से से भर जाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा गिर पड़ता है। दूसरी तरफ नीचे गिरे हुए ऑफिसर जाकी के ऊपर छत से काला गाढ़ा तरल टपकता है, जिससे उसे होश आ जाता है। तभी कार्मेन उसके सामने आ जाती है और अपने पैर से उसे जमीन पर दबा देती है। अगले ही पल कार्मेन के मुंह से एक स्कॉर्पियन निकलता है और सीधा जाकी के मुंह में घुस जाता है। वो उसके गले के अंदर उतरने लगता है। जाकी बुरी तरह दम घुटने की हालत में उससे छुटकारा पाने की कोशिश करती है, जबकि कार्मेन उसकी तकलीफ देखकर डरावनी हंसी हंसती रहती है। आखिरकार जाकी उसे लात मारकर दूर कर देती है, लेकिन तभी स्कॉर्पियन का डंक उसके गले को अंदर से चीरते हुए बाहर निकल आता है और उसके गले में बड़ा सा छेद हो जाता है। दर्द से तड़पती हुई झकी अपना हाथ मुंह के अंदर डालती है और बड़ी मुश्किल से उस स्कॉर्पियन को बाहर खींच निकालती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अब भी लारिसा का पीछा कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार लारिसा उसे सेडेटिव का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उधर केटी उसी डरावने अंदाज में धीरे धीरे चार्ली की तरफ बढ़ती रहती है। तभी चार्ली ऊपर आने की कोशिश करती हुई जाकी को देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कैसेट वाला मंत्र याद है। जाकी हाँ में सिर हिलाती है। चार्ली उसे सहारा देकर ऊपर लाता है और दोनों भागकर दूसरे कमरे में घुस जाते हैं। केटी भी उनके पीछे पहुंच जाती है, लेकिन जाकी वक्त रहते दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद चार्ली इशारे से जाकी को दरवाजे से हटने के लिए कहता है। जैसे ही वो एक तरफ होती है, केटी जोरदार टक्कर मारकर दरवाजा तोड़ देती है और सीधा चार्ली पर हमला कर देती है। जाकी मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गले में हुए छेद की वजह से उसकी आवाज ठीक से नहीं निकलती। मजबूर होकर वो अपने गले के जख्म को उंगलियों से दबाती है और दर्द सहते हुए किसी तरह मंत्र पढ़ना जारी रखती है। दूसरी तरफ केटी लगातार चार्ली पर हमला करती रहती है, लेकिन चार्ली उसे छोड़ता नहीं और दोनों आपस में भिड़ते हुए फर्श पर गिर जाते हैं। जैसे ही जाकी मंत्र के आखिरी हिस्से तक पहुंचती है, शैतान केटी के जिस्म से बाहर निकलना शुरू कर देता है। उसी पल चार्ली लारिसा की तरफ देखता है और उससे धीरे से माफी मांगता है। अगले ही लम्हे जाकी मंत्र पूरा कर देती है और केटी के मुंह से काला गाढ़ा तरल निकलकर सीधा चार्ली के मुंह में चला जाता है। इस तरह शैतान केटी के जिस्म से निकलकर चार्ली के अंदर चला जाता है और चार्ली तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। आखिरी सीन में चार्ली और केटी जमीन पर पड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं। अब केटी पूरी तरह शैतान के कब्जे से आजाद हो चुकी होती है और वो धीरे से माँ कहकर लारिसा को पुकारती है। पूरे 8 साल बाद अपनी बेटी की आवाज सुनकर लारिसा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन असली खौफ अभी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि अब शैतान चार्ली के अंदर जा चुका होता है। अगले सीन में चार्ली को एक ताबूत जैसी बनावट के अंदर बंद दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि अब उसे कैद कर दिया गया है। पास ही खड़ी केटी मोर्स कोड के जरिए आई लव यू टैप करती है। पहले कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन फिर ताबूत के अंदर से चार्ली भी टैप करके जवाब देता है। केटी खुशी से लारिसा से कहती है कि वो कह रहे हैं कि वो हम सबसे प्यार करते हैं। इसके जवाब में केटी फिर टैप करती है, हम भी आपसे प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी फिर से एक सामान्य जिंदगी जी रही होती है और सेबास्टियन और मॉड के साथ खुशी खुशी खेल रही होती है। कुछ समय बाद लारिसा ऑफिसर जाकी को फोन करती है और कहती है कि वो चार्ली के बारे में उससे बात करना चाहती है। इसके बाद सीन एक जेल में पहुंच जाता है, जहां एक औरत बिस्तर से जंजीरों में बंधी हुई होती है। जैसे ही वो पलटती है, पता चलता है कि वो लैला की माँ है, जो झक्की की गोली लगने के बावजूद बच गई थी और अब जेल में कैद है। तभी एक नर्स कमरे में आती है और लैला की माँ उससे देर से आने की शिकायत करती है। नर्स उसके गले में इंजेक्शन लगाती है और तभी पता चलता है कि वो नर्स कोई और नहीं बल्कि लारिसा होती है, जिसने भेष बदला हुआ होता है। लारिसा उससे कहती है, मेरी केटी याद है तुम्हें? वो पूछ रही है कि क्या तुम एक जादू देखना चाहोगी? तभी जाकी चार्ली को व्हीलचेयर पर बैठाकर कमरे में लेकर आती है। चार्ली की मम्मी जैसी हालत देखकर लैला की माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जाकी ठंडे लहजे में कहती है, मुझे यकीन है तुम्हें याद होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। इतना कहकर वो कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और फिर वही मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। इससे साफ हो जाता है कि अब वो चार्ली के अंदर मौजूद शैतान को निकालकर लैला की माँ के अंदर भेजने वाले हैं। इसी डरावने मोड़ के साथ मूवी खत्म हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि ऐसी और कहानियां आपसे मिस न हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।